नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश सुप्रीमेसी कैसे भारत में हुई और ब्रिटिश सुप्रीमेसी में मैसूर को, मराठाओं को पराजित किया अंग्रेजों ने। उसके बाद में जो सबसे पावरफुल ताकत थी वो थी सिखों की। एक छोटा सा और था अवध। तो अवध तो मैंने आपको बताया कि अवध के राजा शुजाउद्दौला से तो अंग्रेजों ने समझौता कर ही लिया था इलाहाबाद की संधि का। तो अवध और सिखों के बारे में थोड़ा हम जानेंगे इसमें कि किस तरीके से अंग्रेज ने अवध और सिखों पर कब्जा किया। तो अवध का तो मैं थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूं क्योंकि अवध तो बहुत खास नहीं है। अंग्रेजों के साथ में अवध और सिख राज्य, ये इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, अवध और सिख राज्य। तो अवध का पहले जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले अवध, आपको पता होगा अवध अभी जो पोर्शन आता है वो यूपी में आता है, अवध का पोर्शन। उस समय अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी और उसी समय हुई थी जिस समय कई सारे दूसरे राज्यों की स्थापना हुई, जैसे हैदराबाद, बंगाल वगैरह, क्योंकि मुगल कमजोर थे। अवध में जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई तो उसके बाद में वहां के नवाबों ने वहां कला संस्कृति में काफी योगदान दिया। और कथक एक फॉर्म है, आपको पता होगा क्लासिकल डांस का, कथक की उन्नति में अवध के नवाबों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समय आपको पता होगा मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल का नवाब मीर कासिम अवध इलाहाबाद पहुंचता है। ये तीनों मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेज इलाहाबाद की संधि जब अवध के नवाबों से करते हैं तो उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट का रखना और ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई शर्तों के अनुसार शासन करना, 50 लाख रुपए देना, इलाहाबाद और कड़ा के जिले दे देना, ये सारा काम अवध से करवाया गया। फिर भी अवध अपने हिसाब से काम करते रहे, अंग्रेजों के अंडर में वो चलते रहे। अंग्रेजों के द्वारा जो उनके दरबार में एक सेनापति रखा गया उसको भी वो मानते थे, उसकी सेना का खर्चा भी देते थे, सारी चीजें करते थे। लेकिन बाद में अवध का विलय इस बेसिस पर कर दिया गया कि अवध जो है सही से शासन नहीं चलाता है। तो 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर दिया गया मुगल साम्राज्य में, यह कहकर कि ये जो है मैल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कुशासन। तो कुशासन, सही से शासन नहीं चलाने के कारण अवध का विलय करते। ध्यान रखिएगा, अवध का विलय 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अवध में वो किसान थे, वो सैनिक थे जो यूपी के थे और वो अंग्रेज सेना में भी थे, किसान भी थे और ये प्रजा भी थी। और इनको पता था कि अवध में ऐसा कुछ भी खराब नहीं हो रहा था और अंग्रेजों ने पहले दोस्ती की अवध से, अवध को अपनी शर्तों पर मजबूर किया और सारी शर्तें मानने के बावजूद अवध का विलय अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कर दिया। तो अवध की तो यही छोटी सी कहानी है। कौन कौन राजा बने, किसने स्थापना की, वो मैं बताता हूँ। इसकी स्थापना बुरहानुल मुल्क के द्वारा की गई। जिसकी भी स्थापना जिसने की है, जैसे हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की है, इनकी स्थापना बुरहानुल मुल्क ने की है। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की है। मैसूर की स्थापना किसने की है, हैदर अली ने की है। या मराठाओं में शिवाजी हैं। ये स्वतंत्र राज्यों का आप याद रखिएगा। सिखों में रणजीत सिंह है, इनको सबको याद रखना है। तो बुरहानुल मुल्क के द्वारा यहाँ की स्थापना की गई। ये बुरहानुल मुल्क इसकी उपाधि थी। सादत खां जो है इसका पूरा नाम था। तो इसके द्वारा 1722 में की गई। 1722 वही टाइम में मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम है जब वो कमजोर था मुगल साम्राज्य और इन्होंने अलग अलग राज्य बना लिए थे। ठीक है, 1722 से 1744 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में सफदर जंग आए साहब। सफदर जंग जो है मुगलों के वजीर भी रहे, मैंने आपको बताया था, अहमद शाह ने इनको अपना वजीर बनाया था। तो ये वजीर भी रहे 1754 तक। 1754 के बाद में शुजाउद्दौला आया और शुजाउद्दौला ने 54 से 75 तक शासन किया और वही 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और यही शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम के साथ में मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ता है, संधि करता है इलाहाबाद के और अंग्रेजों के अधीन जो है चीजें हो जाती है। लेकिन इसके बाद में जो बाद में असफउद्दौला बना, असफउद्दौला बड़े कला के प्रेमी व्यक्ति थे, तो उन्होंने शासन किया। लेकिन सबके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। लास्ट जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। तो ये नवाब वाजिद अली शाह जो है 1847 से 1856 तक शासन करते हैं और ये लास्ट नवाब होते हैं। इनको बाद में बंगाल से अवध से निष्कासित करके बंगाल भेज दिया जाता है और बंगाल भेजने के बाद में वाजिद अली शाह जो है का पूरा अवध जो है अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते। तो वाजिद अली शाह अंतिम शासक थे, अंतिम नवाब थे, ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह। और ये जो वाजिद अली शाह थे इन्होंने ही कथक की उन्नति में बहुत योगदान दिया। कथक, ध्यान रखिएगा, कथक जो है उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत का एक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक की उन्नति में इन्होंने वाजिद अली शाह ने बहुत योगदान दिया। तो अवध को जब मिला लेते हैं तो अवध में विद्रोह भी होते हैं और 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण अवध को मिलाना भी होता है। ठीक है, अवध के बाद में हम जानते हैं सिखों के बारे में। तो सिखों का देखिए, मैंने आपको बताया
कि सिख साम्राज्य के बारे में हमने अभी तक कोई खास बात नहीं की है। मराठाओं के बारे में तो कई बार की है, मैसूर के बारे में की है। सिखों की शुरुआत होती है गुरु नानक से। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना करते हैं, तलवंडी पंजाब में उनका जन्म होता है और वो पहले गुरु थे। लंगर व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। आज जितने भी लंगर व्यवस्था देखते हैं आप सिखों में, फ्री के लंगर, वो सारी शुरुआत गुरु नानक करते हैं। गुरु नानक जो है करतारपुर में उनकी डेथ होती है। करतारपुर और गुरदासपुर ये कॉरिडोर बनाने की बात भारत पाकिस्तान के बीच में अभी चल रही है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। तो करतारपुर जो है पाकिस्तान में और गुरदासपुर भारत में, तो गुरदासपुर से करतारपुर अभी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही। तो गुरु नानक की मृत्यु के बाद में अलग अलग जो है सिख गुरु आते हैं और अलग अलग सिख गुरुओं के द्वारा सिख धर्म में कई सारी चीजें की जाती है। जैसे गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु रामदास चौथे गुरु थे, जिन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की कंस्ट्रक्शन चालू कराया, अकबर से जमीन ली, अर्जुन देव ने उसको पूरा कराया। गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, और गुरु गोविंद सिंह की हत्या अफगानों के द्वारा की जाती है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, यानी 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं में से 2 गुरुओं की हत्या जो है मुगलों के द्वारा की गई। एक थे गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर थी, एक थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या जो है मुगलों के द्वारा औरंगजेब के द्वारा कराई गई। 2 गुरुओं की हत्या कराई गई थी। और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जाते जाते सिखों को खालसा में परिवर्तित कर दिया। खालसा का मतलब सेना, अपनी आत्मरक्षा खुद करिए। और 5 ककार दिए उन्होंने। 5 ककार का मतलब 5 को ऐसे दिए जो सिखों को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। क्या? केश यानी बाल रखना है, कटार, बाल से अलग दिखते हैं कि सिख हैं ये। फिर कटार यानी अपने साथ में हमेशा कटार रखिए। केश, कटार, कड़ा, कंघा और कच्छा। कच्छा मतलब आप ये मत समझिएगा, कच्छा कुछ अलग गलती से मत लीजिएगा। कच्छा का मतलब कमर से नीचे पहनने जाने वाला एक ऐसा वस्त्र जिसमें वो आसानी से युद्ध कर पाए, किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रह पाए, तो वो इजीली जो है उसको पहन सकते हैं और इजीली जो है लड़ सकते हैं। तो ये सारी 5 चीजें गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। खालसा सेना की स्थापना की उन्होंने। और गुरु गोविंद सिंह जाते जाते बोल गए कि मैं अंतिम गुरु हूं और मेरे बाद में ये सिखों की जो होली किताब है, जो सिखों की पवित्र किताब है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, यही सिखों के गुरु का काम करेगी। तो गुरु का पद भी उन्होंने समाप्त कर दिया। अंतिम मानव रूप में गुरु थे वो, बाद में जो सिखों की किताब है वही उनका गुरुदेव है। तो गुरु के बाद में क्या हुआ? गुरुओं के ये होने के बाद में सिखों पर अत्याचार भी हुए मुगलों के द्वारा बहुत। सिखों का एक बड़ा सेनापति हुआ बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को हराने के बाद में सिख जो है बढ़ गए थे अलग अलग जगह पर। मिसल बोलते थे उनको। 12 मिसलें हो गई थी सिखों की, अलग अलग कबीले टाइप बन गए थे। उन 12 मिसलों में सबसे इंपॉर्टेंट मिसल थी सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल में रणजीत सिंह के पिता महासिंह होते हैं और महासिंह की मृत्यु के बाद में सिर्फ 11-12 साल की उम्र में रणजीत सिंह शासक बनते हैं। रणजीत सिंह बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं और रणजीत सिंह लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, श्रीनगर, इन सब पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं और इनको हथिया लेते हैं और रणजीत सिंह अपना राजपाट स्थापित कर लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 1792 में वो राजा बनते हैं। राजा से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। राजा बनते हैं 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी याद करिए। 1792 ईस्वी तक मैसूर पे अंग्रेज अधिकार कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मराठों को हरा चुके हैं, बंगाल पे अधिकार कर चुके हैं, हैदराबाद पर अधिकार कर चुके हैं। तो अब उनके पास में सिख ही बचते हैं। तब तक सिख आक्रमण न करें इसलिए उन्होंने सिखों के साथ में एक सतलुज की संधि भी की थी कि सतलुज के पार पार क्षेत्र आपका, सतलुज से नीचे नीचे क्षेत्र हमारा। लेकिन बाद में इस संधि को तोड़ दिया गया और जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती, एकमात्र राजा हुए बस रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को रोके रखा था। 1739 में जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और बाद में राजा पे राजा, नौनियाल सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह, ये राजा पे राजा आते हैं और सिख कमजोर हो जाते हैं, आपसी फूट पड़ती है। अंग्रेज सिखों के साथ में 2 युद्ध लड़ते हैं, एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट और सिख वॉर सेकेंड। दोनों युद्धों में सिख हार होती है और गुलाब, मैं कहूंगा कि शेर सिंह, तेज सिंह, इनकी गद्दारी के कारण सिख हार जाते हैं और सिखों की हार के बाद में उनके राजा दलीप सिंह को पेंशन देके कोहिनूर हीरा छीन कर अंग्रेज जो है उनको लंदन भेज देते। तो सिखों की इस तरीके से हार होती है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सारी कहानी लिख दी है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। गुरु नानक के द्वारा की गई। इनका जीवन तलवंडी, इनका जन्म जो है तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और तलवंडी पाकिस्तान में जो जन्म हुआ था इनका, तो मैंने आपको बताया कि इनकी मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में हुई है। जन्म और मृत्यु याद रखिएगा और इनका ईयर भी लिखा गया है। ये जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो हुमायूं भारत में 1526 ईस्वी में आया, बाबर
और बाबर के बाद में हुमायूं का शासन था, तो हुमायूं और बाबर के समकालीन थे ये। इनके बाद में गुरु अंगद गुरु बने, दूसरे गुरु, ये नंबरिंग मैंने डाल रखी है। तो गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जिसमें ये इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, गुरुमुखी लिपि की इन्होंने आविष्कार किया था। तो ये कुछ कुछ चीजें जो इनकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दी है। फिर गुरु अमरदास बने, गुरु रामदास बने। गुरु रामदास ने ही अकबर से 500 बीघा जमीन ली थी, जहां पर उन्होंने रामदासपुर बसाया, जो ही बाद में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। और अमृतसर में ही पवित्र स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। तो दरबार साहिब जिसको बोलते हैं, स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है अमृतसर में गुरु रामदास के द्वारा कराया गया। तो ये अकबर के समकालीन थे। इसके बाद में आए गुरु अर्जुन देव, जो जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का काम पूरा कराया। नंबर 1 ये मैंने यहां पर लिखा है कि कंप्लीटेड द वर्क ऑफ गोल्डन टेम्पल। दूसरा, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ को कंपाइल किया, रचना नहीं की, कंपाइल किया। इसमें कई सारे धर्मों के, संतों के प्रवचन हैं, सिखों के भी हैं। इन सबको कंपाइल करके ग्रंथ बनाए, जिसको आदि ग्रंथ बोलते हैं। और अभी सिखों के गुरु जो है वो आदि ग्रंथ को ही माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन रूप में, मानव रूप में कोई भी गुरु नहीं है। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के ग्रंथ की इन्होंने कंपाइलेशन किया और ये गोल्डन टेम्पल का इन्होंने वर्क पूरा कराया। और जहांगीर के द्वारा इनको एग्जीक्यूट किया गया। क्यों जहांगीर के द्वारा इनको मारा गया? क्योंकि जहांगीर का बेटा था खुसरो, आपको मैंने बताया भी था जहांगीर पढ़ाते समय। खुसरो ने कर दिया था विद्रोह, और खुसरो जो है मैंने बताया था मान सिंह के बहन मानबाई का लड़का था खुसरो। खुसरो ने जब विद्रोह किया तो अर्जुन देव ने उसका सपोर्ट किया, और अर्जुन देव के सपोर्ट करने के कारण ही जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। यहां से सिखों और मुगलों के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। फिर सिखों के छठे गुरु जो आए वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। ये सिख, ये जो सोल्जर सेंट कहलाते हैं, सोल्जर सेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने एक छोटी आर्मी रखना चालू कर दी थी अपने साथ में। और सैनिक संत इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने सिखों को संगठित करना चालू कर दिया था कि हथियार रखें और हम अपनी रक्षा खुद करें, तो सैनिक संत बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर गुरु हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन, ये 3 गुरु जो थे बहुत ज्यादा समय नहीं रह पाए और इतना इंपॉर्टेंट इनके टाइम में नहीं है। लेकिन सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के समकालीन थे ये। तो औरंगजेब ने बहुत ट्राई किया कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने मरना पसंद किया। इनको बीहेडेड कर दिया गया, इनका सिर कलम कर दिया गया। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी गई। तो बीहेडेड का मतलब इनका सिर कलम कर दिया गया। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह ने 1675 से 1708 ईस्वी तक शासन किया। और इन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा मैंने बताया सिख सेना थी जो हथियारों से लैस थी। दूसरा, इन्होंने आदि ग्रंथ को ही गुरु बना दिया। बाद में अंतिम सिख गुरु हुए इनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने गुरु माना जाता है। अफगानों के द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में हत्या कर दी गई। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में जब ये बहादुर शाह से मिलने जा रहे थे। मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के बाद में कौन शासक बना? बहादुर शाह फर्स्ट। और मैंने बताया था बहादुर शाह फर्स्ट ने मुगलों के साथ, बहादुर शाह ने राजपूतों के साथ में भी संबंध स्थापित करने की कोशिश की। अजीत सिंह जोधपुर के, उनको राजा स्वीकार कर लिया। मराठों के भी साहू को इन्होंने रिलीज कर दिया। सिखों को भी निमंत्रण दिया कि आइए हम वार्ता कर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जब इनसे मिलने जा रहे थे तो रास्ते में नांदेड़ में, महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी जाती है। और पंचककार, ये मैंने आपको बताया, पंचककार केश, कड़ा, कंगा, कटार और कच्छा, ये इन्होंने बोला कि ये सिखों की पहचान है, सिखों के साथ में हमेशा रहने चाहिए। तो पंचककार की स्थापना की, खालसा की स्थापना की। तो ये गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में कोई गुरु नहीं थे, तो सिख जो है वैसे तो अलग थलग पड़ गए। लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र आता है बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर ने पंजाब वगैरह में विद्रोह किया, जागीरदारी प्रथा को खत्म किया, मुगलों से लोहा लिया। लेकिन फर्रुखसियर के टाइम पे उसको बड़ी यातनाएं दे देकर मार दिया गया। बंदा बहादुर का जिक्र आता है, ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर के बाद में मैंने बताया सिख बिछड़ गए, अलग अलग जो है मिसलों में बढ़ गए। और उसी में एक मिसल का नाम आता है सुकरचकिया मिसल। तो सुकरचकिया मिसल की रणजीत सिंह की मिसल थी वो। तो ये यहाँ पर देखिए, बंदा बहादुर फर्रुखसियर के द्वारा हत्या कर दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, गुरु नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर पंजाब में अस्थिरता का माहौल था। उधर से अफगानी जो है हमला करते थे, इधर से जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो भी थे। तो इसी बीच अस्थिरता के माहौल में पंजाब में सिखों में अलग अलग बंटवारे हो गए, मिसलों के अलग अलग जागीरें हो गई, कबीले हो गए, कस्बे हो गए। उसी में एक मिसल आती है जिसका नाम होता है सुकरचकिया मिसल। और सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे महासिंह का बेटा था रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह जो है ये 1792 से लगाकर 1839 तक शासन करते हैं। 1839 तक शासन करके शक्तिशाली नेतृत्व करते हैं और सिखों को एक करते हैं। तो ये क्या क्या करते हैं चीजें देखिए। सबसे पहले तो ये इनका एक काम रहता है जो लाहौर को इनको हथियाने में मदद करता है। क्या काम रहता है कि सिख जो रणजीत सिंह रहते हैं, एक अफगान शासक होता है जमान शाह।
जमान शाह जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो उसकी फौजें जो है रावी नदी में फंस जाती है, झेलम में, और झेलम नदी में जब वो उसकी तोपें फंस जाती है तो वो चला जाता है तोपें छोड़कर, लेकिन रणजीत सिंह उसकी तोपों को निकाल कर जमान शाह को भेज देते हैं। जमान शाह जो है, ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का वंशज होता है। तो जब वो तोपें भेज देते हैं तो जमान शाह बड़ा खुश होता है और उनको बोलता है कि लाहौर पे आप अधिकार कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी किसी और के अंडर में होता है और वो लाहौर, उनकी भी सीमा मिलती है, इनकी भी सीमा मिलती है, तो लाहौर पर अधिकार करने की जो है छूट दे देते हैं रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं। 1805 में अमृतसर पर अधिकार कर लेते हैं, और लाहौर और अमृतसर पर अधिकार करने के कारण रणजीत सिंह का वर्चस्व बहुत बढ़ जाता है। क्यों वर्चस्व बढ़ जाता है? क्योंकि एक तो सिखों की धार्मिक राजधानी, एक सिखों की राजनीतिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी, दोनों राजधानियां किसके अंडर में आ जाती है? रणजीत सिंह के अंडर में आ जाती है। तो लाहौर और अमृतसर, इन दोनों पे अधिकार कर लेते हैं सिख और रणजीत सिंह का नेतृत्व। बाद में कांगड़ा पर अधिकार करते हैं हिमाचल प्रदेश में। 1809 में अमृतसर की संधि कर लेते हैं। मैंने बोला 1809 में रणजीत सिंह सोचते हैं कि अंग्रेज हम पर आक्रमण नहीं करें, अंग्रेज भी लड़ाई में साउथ में बिजी हैं, मराठाओं के साथ में, मैसूर के साथ में, तो हम अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। जो ये भारत का ऊपरी पोर्शन है, यहाँ सतलुज नदी बहती है, सतलुज के ऊपर वाला पोर्शन में सिख रहेंगे और नीचे वाले पोर्शन में कौन रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। ना अंग्रेज ऊपर आएंगे, ना सिख नीचे आएंगे। तो सिखों को इधर एक्सपेंशन का मौका मिल जाता है, कश्मीर, कांगड़ा, इधर इस साइड में वो एक्सपेंशन करते हैं। तो ये अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में, और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के बाद में ही चीजें बदलना शुरू होती है। सिख जो है अपना राज और फैलाते हैं। तो मैंने बताया 1813 में कश्मीर, 1818 मुल्तान, पेशावर, ये सब पर अधिकार करते हैं। ये कश्मीर पर अधिकार करते समय शाह सूजा इनको मिलता है। शाह सूजा जो है अहमद शाह अब्दाली का वंशज होता है, इसी के पास कोहिनूर हीरा होता है। तो कोहिनूर हीरा जो है सिखों को शाह सूजा से मिलता है और बाद में सिखों से अंग्रेजों के पास में चला जाए। एक दिन कोहिनूर की कहानी भी आपको बता देंगे। तो ये अधिकार कर लेता है, यानी पूरा राज्य जो है पूरे पंजाब पर, पाकिस्तान और भारत में जो पंजाब है उस पर सिखों का अधिकार हो जाता है। 1839 में एक ट्राई पार्टी समझौता करते हैं, त्रिपक्षीय समझौता। ट्राई पार्टी समझौते का मतलब त्रिपक्षीय समझौता है। चूंकि ये शाह सूजा अफगानिस्तान का शासक होता है और वहां से निर्वासित कर दिया जाता है, तो तीन पक्ष समझौता करते हैं, शाह सूजा, ब्रिटिशर्स और सिख। ये बोलते हैं कि शाह सूजा को अफगानिस्तान का वापस राजा बना दिया जाए, ब्रिटिशर्स को भी उसमें कुछ पैसा मिलेगा और कुछ क्षेत्र जो है वो सिखों को भी मिलेगा। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं, त्रिपक्षीय समझौता करते हैं। लेकिन 1839 में बदकिस्मती से रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु का मतलब सिख साम्राज्य का ढहना। सिखों के कई सारे राजा हुए उस समय। रणजीत सिंह के बाद में खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह, ये कई सारे राजा बने, लेकिन कोई भी सिखों के राज्य को संभाल नहीं पाया। आंतरिक कलह से जो है चीजें गड़बड़ होती गई। दिलीप सिंह के शासनकाल में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। जब अंग्रेजों को पता लग गया कि सिख जो है कमजोर हैं, तो हमला कर देते हैं, और हमला करने के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 45 से 46। इसी सिख युद्ध में लाल सिंह और तेज सिंह नाम के जो दो व्यक्ति रहते हैं, जो इनके सेनापति भी रहते हैं, वो गद्दारी करते हैं, मुगलों को, अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसी कारण सिखों की हार होती है। सोबेराव का युद्ध एक बड़ा युद्ध है, जिस पर अक्षय कुमार ने बोला है मूवी भी बनाने का। तो सोबेराव का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा सिखों की हार होती है। ठीक है, इसके बाद समझौते होते हैं, एक संधि होती है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में जो है सिखों को बोला जाता है कि 1.5 करोड़ रुपए आपको जुर्माना देना है। सिख 50,000 रुपए दे पाते हैं। 1 करोड़ के बदले में कश्मीर दे देते हैं वो, और दूसरे राज्य दे देते हैं। तो कश्मीर जो अंग्रेजों को मिलता है सिखों से, उसी कश्मीर को सिख गुलाब सिंह को दे देते हैं। गुलाब सिंह जो है डोगरा वंश का राजपूत था। तो डोगरा वंश के राजपूत के जो गुलाब सिंह है, तो गुलाब सिंह को कश्मीर दे दिया जाता है 50 लाख के बदले में। 50 लाख गुलाब सिंह देता है, गुलाब सिंह को महाराजा बना लिया जाता है, और सिख जो है के द्वारा दिया गया कश्मीर डोगरा वंश के गुलाब सिंह को मिल जाता है। ये गुलाब सिंह डोगरा वंश इसलिए बोल रहा हूं कि ये डोगरा वंश आजादी के समय तक शासन करता रहेगा। कश्मीर का जिक्र अगर आता है तो आप यहां से कहानी पकड़ सकते हैं कि डोगरा राजपूतों का शासन गुलाब सिंह से चलते हुए लास्ट में महाराजा हरि सिंह आजादी के समय और उनके बेटे कर्ण सिंह। तो ये डोगरा वंश का शासन जो है कश्मीर में चलता है, डोगराओं का। ये कहां से लेते हैं? अंग्रेजों से लेते हैं। दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि गुलाब सिंह जब राजा होते हैं और बाद में 1857 की क्रांति होती है, तो कई सारे अंग्रेजों को शरण देने का काम डोगरा वंश के शासक करते हैं। कहां पर? कश्मीर में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पर कश्मीर में। लेकिन कश्मीर जब गुलाब सिंह को दे दिया जाता है तो गद्दारी की तेज सिंह, लाल सिंह ने, और ये जो है खफा हो जाते हैं और बाद में ये सिखों को भड़काते हैं। उसी से दूसरा युद्ध होता है। हालांकि इसके बीच में भैरोवाल की संधि भी होती है। इस भैरोवाल की संधि भी 1846 में होती है, जिसके तहत सिख दरबार में जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते, दिलीप सिंह के वयस्क होने तक भैरोवाल की संधि के अकॉर्डिंग
सिख दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। तो ब्रिटिश रेजिडेंट के रहने से सिख दरबार में ब्रिटिशर्स का जो है पलड़ा भारी हो जाता है और ये लाल सिंह और तेज सिंह के भड़काने पर बाद में विद्रोह होता है और उसी के कारण दूसरा युद्ध होता है। और दूसरा युद्ध आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में चलता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, वैसे तो बहुत 2-3 युद्ध हैं, लेकिन ये जो गुजरात का युद्ध होता है, ये गुजरात भारत का गुजरात नहीं, पाकिस्तान का गुजरात का जो युद्ध होता है, जिसको तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ कैनन्स। तो इसी युद्ध में अंतिम रूप से सिखों की हार होती है और सिखों का जो राजा उस समय था दलीप सिंह, जो कि नाबालिग था, तो दलीप सिंह को 5 लाख की पेंशन देके भेज दिया जाता है ब्रिटेन। और इसकी माता जिंदन कौर थी, तो जिंदन कौर जिसकी माता थी उसको भी पेंशन देके भेज दिया जाता है और पूरा सिख राज्य जो अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। और इसी दलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा लेकर ब्रिटिशर्स महारानी के ताज में जड़ देते हैं। तो कोहिनूर यहीं से मिलता है और इसको कोहिनूर कहां से मिला? शाह शुजा से। शाह शुजा को कहां से मिला? अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह को कहां से मिला? नादिर शाह से। नादिर शाह को कहां से मिला? मुगल का जो मयूर सिंहासन वो लूट के ले गए थे नादिर शाह 1738 में, उससे मिला है। अब मुगलों को कहां से मिला, ये कहानी हम बाद में सुना देंगे आपको। तो ये सिख राज्य जो किसके अंडर में आ गया? सिख राज्य अंडर में आ गया अंग्रेजों के। और अंग्रेजों के अंडर में आने से अब अंग्रेज जो है ऑलमोस्ट पूरे भारत पर अधिकार कर लिए हैं। और जब पूरे भारत पर अधिकार कर लिए तो अंग्रेज अपने हिसाब से नीतियां बनाएंगे और उन्हीं नीतियों का परिणाम होगा 1857 की क्रांति। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आप देख रहे होंगे, चीजों को रिपीट करते रहिए, देखते रहिए। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से सहायक संधि की शुरुआत होती है, व्यवगत सिद्धांत की शुरुआत होती है और व्यवगत सिद्धांत और सहायक संधि के बाद में 1857 की क्रांति होती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।